करते हुए आईएएस अकादमी के इस राज्य व्यवस्था वाले सेशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद क्या है, कौन है भारत का दूसरा नागरिक, क्या उपराष्ट्रपति अथवा किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी को कहेंगे, समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चूंकि आज हमारा टॉपिक है, राष्ट्रपति हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो जाकर एक बार देखिए, वहां राष्ट्रपति को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो आज हम जो आर्टिकल समझने वाले मेरे बच्चों, तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि ये उपराष्ट्रपति होते कौन है। आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति, अगर हम संवैधानिक वरीयता देखें देश में, तो संवैधानिक वरीयता के क्रम में दूसरे नंबर पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक वरीयता के क्रम में दूसरे नंबर पर आते हैं, अर्थात भारत के पहले नागरिक राष्ट्रपति और दूसरे नागरिक उपराष्ट्रपति होते हैं। क्लियर है? तो भारत के उपराष्ट्रपति, अगर हम आर्टिकल नंबर की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 63 में डायरेक्ट बताया गया है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक क्या होगा मेरे बच्चों? उपराष्ट्रपति होगा। क्लियर है? यह बताया गया है आर्टिकल नंबर 63 में। आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति दूसरा संवैधानिक प्रमुख पद है, और यह पद इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि राज्यसभा में अलग से किसी अध्यक्ष का नियुक्ति का प्रावधान नहीं दिया गया। तो हम आगे चलकर इस प्रावधान को भी समझेंगे कि यदि लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष होता है तो राज्यसभा कौन संभालता होगा। राज्यसभा का भी एक सदन है, स्थायी सदन है, और 6 वर्ष का कार्यकाल रखने वाला सदन है, तो उसको कौन देखता होगा, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 64 में चलना पड़ेगा मेरे बच्चों। आर्टिकल नंबर 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, ध्यान रखिए मेरे बच्चों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा। क्लियर है? कौन होगा? पदेन सभापति। पदेन सभापति का मतलब समझिए कि जो व्यक्ति भी उपराष्ट्रपति पद पर बैठेगा वह स्वतः राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। मतलब राज्यसभा का पूरा कार्यभार, यानी उसको सदन को रेगुलेट करना, संचालित करना, नियंत्रित करना, अनुशासन में रखना, यहां तक कि प्रश्नों पर डिबेट करवाना, प्रश्नों पर चर्चा करना, किसी बिल पर वोटिंग करवाना, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? उपराष्ट्रपति के, जो किस रूप में करते हैं? राज्यसभा के सभापति के रूप में। और आपको एक अच्छी चीज बता देता हूं कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कुछ नहीं होता। ये क्या बात है? हाँ, सच है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं दिया जाता है, उनको वेतन एवं भत्ते राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभापति के रूप में मिलते हैं। हम आर्टिकल नंबर कहां चलेंगे? 97 में, तब इसको समझेंगे कि सभापति और उपसभापति का वेतन भत्ते क्या होते हैं। क्या आपको पता है कि ये जो राष्ट्रपति का पद है, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिया है। क्लियर है? अगर कोई आपसे ये पूछे कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद जो है वो किस देश के संविधान से अनुसरित है, तो हम कहेंगे अमेरिका के। देखिए, जैसे हमारी प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल में एक वर्ड है, हम भारत के लोग। क्या आपको पता है कि यह शब्द हमने अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिया है? क्योंकि अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ है, प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम अमेरिका के लोग, वैसे ही हमने वहां से इसको लिया है और हम कहते हैं हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो हम भारत के लोग शब्द हमने अमेरिका से लिया। ठीक वैसे ही मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने रूस से लिए, उसके बाद मूल कर्तव्य जो है वो हमने रूस से लिए। क्लियर है? डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने कहां से लिए? आयरलैंड से लिए।
वैसे ही जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली एक्सेप्ट की, वैसे ही जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग जो होता है अनुच्छेद 61 वो हमने अमेरिका के संविधान से ही एक्सेप्ट किया है, ठीक वैसे ही राष्ट्रपति का पद भी उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका के संविधान से ही एक्सेप्ट किया है यानी लिया है। और संवैधानिक स्थिति में वो वरीयता के क्रम में दूसरे नंबर पर अनुच्छेद 63 में कहा गया कि वो भारत का उपराष्ट्रपति एक होगा, और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि वह राज्यसभा का पदेन क्या होगा मेरे बच्चों, सभापति होगा। कौन सभापति होगा? उपराष्ट्रपति। अब जरा सा समझिए कि आर्टिकल नंबर 64 में यह कहा गया है कि वह पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति जब होगा तो वह ध्यान रखना है राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। आपको ध्यान रखिए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। क्लियर है? वो अलग से उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं। देखिए अगर हम मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान, तो मूल संविधान में यह बताया गया था कि उपराष्ट्रपति जो है ना, उपराष्ट्रपति का जो पद है ना वह कैसे, संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदनों के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और संयुक्त बैठक बुलाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर लेंगे। लेकिन 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा इस प्रावधान को बदल दिया गया और अब इलेक्शन का विशेष प्रावधान किया गया। तो आइए अब हम समझते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के लिए पहले योग्यता क्या होती है और दूसरा कि उनका निर्वाचन कैसे किया जाता है। क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास में दो महत्वपूर्ण बातें होंगी मेरे बच्चों। पहली आप समझ लीजिए कि पहली क्या होगी, उसके बाद हम चर्चा दूसरी पर करते हैं। चलिए तो हम लोग आर्टिकल नंबर 65 को समझते हैं। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 65 में हमें क्या कहा गया है? देखिए आर्टिकल नंबर 65 को इसलिए हम पहले नहीं समझेंगे क्योंकि ये जो मसला है ये राष्ट्रपति के नहीं होने पर, यानी राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होगा ना उसके मामले को लेकर है। तो हम इसको थोड़ी देर से, मतलब नेक्स्ट आर्टिकल हम पहले क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति को पद पर बिठाएंगे, उसके बाद इसके आर्टिकल को समझेंगे। हालांकि मैं मानता हूं कि आर्टिकल इधर उधर आगे पीछे होंगे आपके, तो मैं आपको थोड़ा सा यहां बता देता हूं कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होंगे, यानी चाहे उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई हो या फिर उन्होंने अपना पद छोड़ दिया हो या उन्हें महाभियोग द्वारा हटा दिया गया हो या वो पद पर बने रहने में असमर्थ हो, ऐसे किसी भी कारणों से यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति उनके पद को संभालेंगे। मैं इस आर्टिकल को विस्तार से आपको समझाऊंगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आर्टिकल आपको 66 समझा रहा हूं। क्लियर है? और आर्टिकल 66 में निर्वाचन के बारे में चर्चा की गई है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होगा और कैसे किया जाएगा। जैसे अगर मैं इस आर्टिकल को 3 भागों में विभाजित करता हूं तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 66(1). आर्टिकल 66(1) इसमें बताया गया है कि जो निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले यहां बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, ध्यान दीजिए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे। बात ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भी और मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। क्या आपको पता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 लोगों को और लोकसभा में कुल 2 लोगों को मनोनीत करते हैं अपने विवेक से।
क्लियर है? जैसे लोकसभा में एंग्लो इंडियंस का मामला है और राज्यसभा में लोक अपना साहित्य है ना, कला है, विज्ञान है, सामाजिक व्यवस्था है, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड 12 लोगों की नियुक्ति राज्यसभा में मनोनीत के रूप में करते हैं, नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति। तो ये लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्लियर है? आपको एक बात और ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। किसके चुनाव में? राष्ट्रपति के। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा का कोई सदस्य भाग नहीं लेता है। हालांकि ध्यान रखिए कि विधान परिषद जो होती है, जो भारत के अभी 6 राज्यों में है ना, तो विधानसभा के सदस्य तो लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं। जबकि विधान परिषद मैं बता रहा हूं, विधान परिषद के, तो विधान परिषद के कोई भी सदस्य ना तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और ना ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर है? ये आर्टिकल 66(1) में बताया गया है। और क्या बताया गया है आर्टिकल 66(1) में? और आर्टिकल 66(1) में बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20-20 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये 20-20 लोग क्या है? मतलब मान लीजिए कि मैं उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा हूं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मैं फॉर्म भर रहा हूं, तो मुझे 20 सदस्य नॉमिनेट करने के लिए चाहिए। मतलब 20 सदस्य वो जो मेरे नाम का समर्थन, मेरा नाम दे, नाम का प्रस्ताव रखे, प्रपोजल रखे, प्रस्ताव रखे, और 20 सदस्य वो जो मेरे नाम पर अप्रूवल दे, यानी कि क्या दे? समर्थन दे। यदि मैं संसद के 40 लोगों को जानता हूं, 20 वो जो मेरा नाम रखेंगे और 20 वो जो उस नाम को अप्रूव करेंगे, यानी अगर मैं 40 लोगों को जानता हूं तभी मैं उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता हूं, अन्यथा नहीं लड़ सकता हूं। यह प्रावधान भी इसमें किया गया है। क्लियर है? अब अगर मैं आर्टिकल नंबर 66 इसको और आगे बढ़ाऊं तो आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूं। मैंने जो अभी आपको 11वें संविधान संशोधन 1961 की बात बताई थी, उसमें यह कहा गया था कि संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वो संयुक्त बैठक बुलाएंगे। क्या करेंगे मेरे बच्चों? संयुक्त बैठक बुलाएंगे, संयुक्त बैठक। क्लियर है? ये किसमें प्रावधान किया गया था? मूल संविधान में। किसमें किया गया था? मूल संविधान में, कि संयुक्त बैठक बुलाएंगे और दोनों मिलकर जो है संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति का चयन कर लेंगे। क्लियर है? जबकि 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा यह वाला मामला हटा दिया गया और अब हमेशा उपराष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में एक चीज और ध्यान रखना है कि उसकी विशेषता है कि वह गुप्त मतदान होता है। पहली बात क्या होता है? गुप्त मतदान होता है। दूसरी बात अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। प्रतिनिधित्व प्रणाली ही अपनाई जाती है। आपको ये प्रणाली को अगर विस्तार से देखना है तो मेरे राष्ट्रपति वाला लेक्चर आप एक बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा अगर हम मामला इसी में लें तो तीसरा होता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब एकल यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी यहां भी वरीयता ढूंढी जाती है और अपने मनपसंद के व्यक्ति को यहां पर वरीयता दी जाती है। तो ये चुनाव का जो पूरा प्रावधान आपको दिखाई दे रहा है वो किसमें बताया गया है? 66(1) में, 66(1) में। जबकि अगर मैं 66(2) की बात करूं तो यहां बताया गया है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी आप ये समझिए कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, और यदि वो है तो उसे पहले त्याग पत्र देना है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है।
जबकि अगर मैं आर्टिकल 66(3) की बात करूं तो यहां पर उपराष्ट्रपति की योग्यताएं यानी अहर्ताओं की बात की गई है। योग्यताएं मतलब किसकी बात की गई मेरे बच्चों? अहर्ताएं यानी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है कि कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहली शर्त तो यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्लियर है? ऐसा नहीं कि कहीं के भी व्यक्ति, कहीं के भी देश के व्यक्ति को है ना, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के व्यक्ति को उठाए ना, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा मसला कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। क्लियर है? आपको एक बात और बता दूं मैं कि अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष की आयु निर्धारित है। क्लियर है? उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। राज्यपाल के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी दी गई है? 35 वर्ष दी गई है। जबकि राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है मिनिमम आयु, और लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल के लिए 25 वर्ष निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित की गई है मेरे बच्चों? 25 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। राज्यपाल नियुक्त होना है, 35 वर्ष की आयु पूरी होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनना है तो मिनिमम 30 वर्ष की आयु चाहिए, और लोकसभा के सदस्य बनना है तो मिनिमम 25 वर्ष की आयु चाहिए, और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ना है तो मिनिमम 35 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण इसकी जो अहर्ता है वो ये बताती है कि किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। अब ये लाभ का पद कौन सा होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि यदि मैं टीचर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, या गवर्नमेंट डॉक्टर हूं, कुछ भी मैं सरकारी निकाय में हूं, या मैं ऐसे किसी प्रोजेक्ट में हूं जो सरकारी निकाय के अंतर्गत आता है, तो वो सब लाभ के पद हैं। यानी मैं अगर 35 वर्ष की आयु पूरी भी कर चुका हूं, मैं भारत का नागरिक भी हूं, या मैं सारी योग्यताएं रखता हूं, लेकिन अगर मैं किसी सरकारी नौकरी में हूं तो मैं उपराष्ट्रपति के लिए योग्य नहीं हूं। पहले मुझे उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद मैं उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता हूं। तो लाभ के पद कौन कौन से नहीं होते हैं? देखिए, लाभ के पद पर ना हो यह बात तो तय है, लेकिन संविधान में यह तय किया गया है कि कौन कौन से पद लाभ के नहीं होते हैं। तो लाभ के पद कौन कौन से नहीं होते? एक तो राष्ट्रपति का पद लाभ का नहीं होता, उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं होता, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल के पद भी लाभ के पद नहीं होते, उपराज्यपाल के पद भी राज्य जो है लाभ के पद नहीं होते। बात समझ रहे हैं? उसके बाद आप चले जाइए संघ के मंत्रियों में। संघ के जो मंत्री होते हैं ना, संघ के मंत्री मतलब प्रधानमंत्री और सेंट्रल मिनिस्टर्स जितने भी हो, वो सब भी क्या नहीं होते हैं? लाभ के पद नहीं होते हैं। यानी ये लोग में से कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। कौन सा? उपराष्ट्रपति का। क्लियर है? तो ये सारे जो चीजें हैं ये अहर्ताएं बताई गई हैं। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण अहर्ता कि राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने की, निर्वाचित होने की, नियुक्त क्या, सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्लियर है? अगर ऐसा है तो वो व्यक्ति, ध्यान रखिए, निर्वाचित सदस्य नहीं, केवल योग्यता रखता हो, यानी वह सभी अहर्ताएं पूरी करता हो जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निर्धारित की जाती हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 66(3) में बताया गया है। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो ये हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 66 को। चलिए समझने का प्रयास करते हैं मेरे बच्चों। आर्टिकल 67 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 67 में यानी 67 में बताया गया है टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। क्लियर है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह अपने पद पर शपथ ग्रहण करने के बाद जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति से
5 वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। क्लियर है? मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। लेकिन यदि वो जब चाहे तब अपना त्यागपत्र दे सकते हैं 5 वर्ष से पहले भी। किसको मेरे बच्चों? राष्ट्रपति को। क्लियर है? राष्ट्रपति को वो अपना क्या दे सकते हैं? त्यागपत्र दे सकते हैं कभी भी जब चाहें। क्लियर है? 5 वर्ष से पहले। एक बात और ध्यान रखिए कि हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई प्रावधान नहीं बताया गया है, मतलब उसका कोई विशेष प्रावधान नहीं। फिर भी इतना बताया गया है कि राज्यसभा, ध्यान रखिए हटाने की बात कर रहा हूं मैं, है ना, और ध्यान रखना वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो राष्ट्रपति के लिए अपनाई जाती, लेकिन वहां पर इंपीचमेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट यानी महाभियोग किसके लिए? उपराष्ट्रपति के लिए। ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया गया। महाभियोग शब्द का प्रयोग तो केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया। क्लियर है? तो यहां हटाने के लिए हम बात करें तो राज्यसभा, ध्यान रखिए उपराष्ट्रपति को हटाने का जो मामला है वो केवल राज्यसभा में चलाया जा सकता है। कहां पर चलाया जा सकता है? राज्यसभा में। क्लियर है? और राज्यसभा में यदि विशेष बहुमत से राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान शुरू हो गया तो पहले तो जब राज्यसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव लाया जाएगा उसके 14 दिन पहले, 14 डेज पहले उपराष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान केवल राज्यसभा में लाया जाएगा, लोकसभा में नहीं। अगर राज्यसभा के सदस्य उसे बहुमत से पारित कर देते हैं तो लोकसभा में फिर उसे भेजा जाएगा और लोकसभा उसे साधारण बहुमत से पास कर दे, साधारण बहुमत से पास कर दे, तब उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा में नहीं हटाया जा सकता, केवल राज्यसभा में उसके खिलाफ चलाया जा सकता है प्रस्ताव, और 14 दिन पहले हमें सूचना देनी होगी। और ध्यान रखिए कि लोकसभा उसे साधारण बहुमत से पारित करके उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। क्लियर है? इधर अगर हम बात करें 5 वर्ष की, तो यदि 5 वर्ष पूरे भी हो गए हो तो उपराष्ट्रपति अपना पद तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि नए उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं हो जाती या फिर वो खुद ही पुनर्नियुक्त नहीं हो जाते। ध्यान रखिए हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है, यानी उन्हें बार बार, कितनी ही बार नियुक्त किया जा सकता है, अर्थात कोई समय सीमा नहीं बांधी गई है। किसके लिए मेरे बच्चों? उपराष्ट्रपति के लिए। बात समझ पा रहे हैं क्या? ओके, वेरी गुड। चलिए, है ना, तो अब हम 68 को देखते हैं मेरे बच्चों। आर्टिकल नंबर 68 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है, यदि आकस्मिक रिक्ति हो जाए, यानी कि अगर कार्यकाल खत्म हो गया और राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, या फिर कुछ आकस्मिक मामले में रिक्ति हो गई। आकस्मिक मामले का मतलब यह होता है कि यदि किसी उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, या वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए, या उन्हें राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा ने विशेष बहुमत से, लोकसभा ने साधारण बहुमत से उन्हें हटा दिया है, ऐसे किसी भी कारण में यहां पर निर्धारित किया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्धारित कैसे होगा और चुनाव कैसे किया जाएगा, तो इस पद को तुरंत भरा जाना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। क्लियर है? और चुनाव करके उस उपराष्ट्रपति के पद को भरा जाएगा, और जो भी नए नवनियुक्त उपराष्ट्रपति होगा, जो भी नया नियुक्त होकर उपराष्ट्रपति आएगा, वह अनुच्छेद 67 के उपबंधों का यूज करेगा। मतलब इस 67 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। तो मान लीजिए कि, आप समझिएगा, मान लीजिए कि एक उपराष्ट्रपति 2020 में नियुक्त हुए, तो वो 2025 तक के लिए नियुक्त होंगे। क्लियर है? 2025 तक, मतलब 5 साल के लिए। लेकिन मान लीजिए कि 2021 में किन्हीं कारणों से उन्हें हटा दिया गया, या 2021 में उनकी मृत्यु हो गई, या ऐसा कुछ हुआ, तो क्या होगा? तो होगा ये कि 2021 में अगर ऐसा हुआ है तो अगले
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और वो 2021 से 2026 के लिए, इस बचे हुए 4 साल के लिए नहीं, अगले 5 साल के लिए नियुक्त होगा। यानी नया जो होगा व्यक्ति नियुक्त, वो अगले फिर 5 साल तक के लिए नियुक्त होगा। इन सब का प्रावधान आर्टिकल 68 में बताया गया है। क्लियर है? जबकि आपको पता होगा कि जैसे विधानसभा है ना, या संसद है, उनके चुनाव में क्या होता है, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है, मान लीजिए 5 वर्ष का है। कोई विधायक बना है मान लीजिए, है ना, और विधायक बना 5 साल के लिए और वो 2.5 साल में उनकी मृत्यु हो गई, तो पद रिक्त हो गया ना। तो अगला जो उपचुनाव होगा, वो उपचुनाव केवल 2.5 साल के लिए पद भरा जाएगा और 2.5 साल बाद फिर से विधानसभा के सारे पद खाली हो जाएंगे और फिर से चुनाव होंगे। जबकि उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल नंबर, अगर मैं 69 की बात करूं मेरे बच्चों, तो आर्टिकल नंबर 69 में बताया गया है कि ओथ यानी शपथ एवं प्रतिज्ञान कैसे क्या होगा, यानी शपथ जो है किसके समक्ष ग्रहण करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। क्लियर है? या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी भी अधिकारी के समक्ष उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हम ये समझ चुके हैं कि उपराष्ट्रपति को हमने शपथ ग्रहण करवाई और अपने पद पर बिठा दिया है। क्लियर है? अब मैं आपको थोड़ा सा फिर बैक ले जाकर आर्टिकल 65 समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए आर्टिकल 65 ने क्या कहा, आर्टिकल 65 ने कहा कि यदि राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो, पद पर ना होने के कारण क्या हो सकते हैं, पहला कारण मृत्यु हो गई हो, दूसरा कारण महाभियोग द्वारा हटाया गया हो, या फिर वो पद पर रहने में असमर्थ हो, या फिर वो विदेश यात्रा गए हो। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये कोई भी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है, कुछ समय के लिए ही सही भले, लेकिन अगर रिक्त हुआ है तो आर्टिकल 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति, ध्यान रखिए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति का क्या संभालेंगे, कार्यभार। इसको हम लोग किस रूप में देखेंगे, राष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे तो वो उपराष्ट्रपति नहीं कहलाएंगे, राष्ट्रपति कहलाएंगे। और इस दौरान वे राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे। सुनिए ध्यान से, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेंगे तब वे राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राष्ट्रपति नहीं। जबकि ये उपराष्ट्रपति किस रूप में काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति के रूप में। और जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तब राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति के भत्ते, राष्ट्रपति की शक्तियां और सारी सुविधाएं उन्हें राष्ट्रपति की दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो किसके रूप में काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति के रूप में। जबकि आपको ध्यान रखना है, आगे चलकर मैं समझाऊंगा, आर्टिकल 97 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्तों आदि के बारे में चर्चा की गई है। सभापति के और उपसभापति के वेतन भत्ते, और ये सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति ही तो होता है। तो जब कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो उन्हें राष्ट्रपति के वेतन भत्ते सब मिलेंगे। तो आर्टिकल 97 में यह कहा गया है कि जब कोई सभापति यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब उन्हें सभापति के रूप में कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। अब थोड़ा सा खिचड़ी बन गई होगी दिमाग में, मैं समझाता हूं। उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं,
तो सभापति के रूप में उनको वेतन भत्ते मिलते हैं। जब वे राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं यानी कार्यभार संभालते हैं, तब वो सभापति नहीं होते, और सभापति नहीं होते तो सभापति का वेतन भत्ते भी नहीं मिलेंगे। और सभापति के वेतन भत्ते कौन से आर्टिकल में है? 97 में। पद ग्रहण किस आर्टिकल के तहत करेंगे राष्ट्रपति का? 65 में। आई बात समझ में? ये हुआ है, कब हुआ है? जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको पता होगा कि 15 दिन की सोवियत संघ की यात्रा पर चले गए थे। सोवियत संघ की यात्रा, जब वो यात्रा पर गए थे उस समय एस राधाकृष्णन जो कि उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, क्लियर है? राधाकृष्णन, उन्होंने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पद संभाला था, यानी राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पहली बार किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? क्लियर है? आपको एक बात और यहां पर मैं बता दूं कि यदि राष्ट्रपति भी ना हो, है ना, राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे, जिन्हें हम कार्यकारी राष्ट्रपति कहते हैं। कार्यकारी या कार्यवाहक राष्ट्रपति कह सकते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति। और ऐसा पद संभालने वाले सीजेआई जो पहले थे वो थे एम हिदायत उल्लाह, मोहम्मद हिदायत उल्लाह। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्योंकि इस समय क्या हुआ था, डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो वीवी गिरी ने, उपराष्ट्रपति जो थे, उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला, वीवी गिरी ने, और राष्ट्रपति के चुनाव आ गए, तो उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। किसने? वीवी गिरी ने। तो जब राष्ट्रपति तो मर चुके हैं, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, तो अब किसका नंबर आएगा? तो तीसरे नंबर पर सीजेआई जो होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। क्लियर है? जबकि अगर सीजेआई भी मौजूद नहीं है तो जो भी वरिष्ठतम जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, यानी कि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हो सकता। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो मुझे आशा है कि आपको यहां तक का पूरा सिस्टम समझ में आया होगा। चलिए, अब इसी में मैं एक आर्टिकल नंबर और आपको समझाता हूं, आर्टिकल 71। देखिए, आर्टिकल 71 का संबंध राष्ट्रपति से भी है और उपराष्ट्रपति से भी है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति से भी है और उपराष्ट्रपति से भी है। अब इसका सीधा संबंध कैसे है? मान लीजिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद उठा है। विवाद मतलब आपको पता है, ज्यादातर जो हार जाता है उस व्यक्ति को इस बात की शिकायत रहती है कि चुनाव ठीक से नहीं हुए, धांधली हुई, ये हुआ वो हुआ, इस तरह की जो भी बातें होती है, तो उससे संबंधित जो भी डिस्प्यूट होगा, जो भी विवाद होगा, वो केवल और केवल कहां पर होगा? सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन यानी चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद है तो वह सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो अंतिम रूप से क्या होगा मेरे बच्चों? मान्य होगा। क्लियर है? और यहां पर एक बात और राष्ट्रपति के लिए तो स्पेशल कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता है और वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और कोई व्यक्ति अगर उस विवाद को, निर्वाचन से संबंधित विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए 6 महीने तक सुनवाई की और 6 महीने में जाकर यह कहा कि हां, उस व्यक्ति को अवैध तरीके से राष्ट्रपति बनाया गया है, तो ध्यान रखिए उसको राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन 6 महीने तक उनने जो फैसले लिए होंगे वो सारे फैसले विधि मान्य होंगे, विधि मान्य होंगे, यानी वो फैसले हटाए नहीं जाएंगे या रद्द भी नहीं किए जाएंगे। क्लियर है?